कल लोकसभा चुनाव के छठे राउंड की वोटिंग है। इसे आप चुनाव में या लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल राउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक चरण की वोटिंग बचेगी जिसे आप फाइनल राउंड कहिए। और आज से ठीक 10 दिन बाद 4 जून को 2024 का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन कल जो सेमीफाइनल राउंड होना है उसमें सबकी दिलचस्पी इसलिए है क्योंकि इस राउंड में बहुत सारे राज्यों में अलग अलग समीकरण, गठबंधन और नैरेटिव का टेस्ट होना है कल। ऐसा टेस्ट जो अब तक इस चुनाव में नहीं हुआ। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पहली बार गठबंधन किया है, तो उसका टेस्ट होगा कि भाई ये गठबंधन दिल्ली के लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कल लोग बता देंगे वोटिंग करके। जबकि ये दोनों पार्टियां पंजाब में आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं। यूपी के पूर्वांचल में इंडी गठबंधन का टेस्ट है। पिछली बार अखिलेश बीएसपी के साथ लड़े थे तो पूर्वांचल में कुछ चुनौती दे पाए थे, लेकिन इस बार ये गठबंधन ही नहीं है। हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन का टेस्ट है। यहां बीजेपी के लिए 10 की 10 सीटें बचाने की चुनौती है। छठे चरण में पश्चिम बंगाल की ट्राइबल बेल्ट के तहत आने वाली 8 सीटों पर वोटिंग है। इस चरण में बीजेपी के हेवीवेट शुभेंदु अधिकारी की सियासी विरासत का टेस्ट होना है। यानी बहुत सारे ऐसे टेस्ट होंगे कल की वोटिंग में जो बताएंगे कि पब्लिक क्या सोच रही है इन गठबंधन के बारे में, इस नैरेटिव के बारे में। छठे चरण में सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली को लेकर हो रही है, और दिल्ली की बात इस बार ज्यादा इसलिए हो रही है कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले दिल्ली में कई बड़े सियासी तूफान आ चुके और यह पहला मौका है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगना, खुद अरविंद केजरीवाल का जेल चले जाना, इसके बीच केजरीवाल का प्रचार के लिए कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर आना और कुछ दिन पहले स्वाति मालीवाल की पिटाई का केस, कुल मिलाकर दिल्ली को लेकर बहुत हलचल रही। और इसी हलचल के बीच कल वोटिंग भी हो रही है। इस वोटिंग से यह तय हो जाएगा कि केजरीवाल के जेल वाले इमोशनल और विक्टिम कार्ड का असर हुआ या नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल के खिलाफ वोट पड़ेगा या उन्हें सिंपैथी मिल जाएगी। कल यह भी तय होगा कि केजरीवाल और कांग्रेस के गठबंधन पर पब्लिक को भरोसा है या नहीं। यह भी तय होना है कि महिला सांसद की सीएम के घर में पिटाई के मुद्दे का कितना असर रहा दिल्ली में। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। केजरीवाल के जेल जाने और जेल से सरकार चलाने का मामला भी चुनाव में खूब उछला, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो जेल जाकर भी अलग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, मानो वो जेल में ही जेल से कोई मेडल जीत कर आए। अरविंद केजरीवाल की माने तो उनका जेल जाना दिल्ली के चुनाव में कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि वो अलग अलग इंटरव्यू में अब ये दावा कर रहे हैं कि उनके जेल जाने के बाद से जनता में आम आदमी पार्टी का समर्थन बढ़ गया है। विधानसभा चुनाव से ज्यादा लोकसभा में अब उनको समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि जेल से निकलने के बाद वो जहां चुनाव प्रचार के लिए गए वहां उन्हें एक चीज स्पष्ट रूप से देखने को मिल गई है कि जिस तरह से बीजेपी ने झूठा केस बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया, उसे लेकर दिल्ली के लोगों में बहुत गुस्सा है। इसका बीजेपी को काफी नुकसान होगा और बीजेपी 7 सीट हार जाएगी। यह केजरीवाल का दावा है। जेल से सरकार चलाने के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यह तक कह दिया कि बीजेपी ने सोचा था कि केजरीवाल का इस्तीफा देते ही वो सरकार गिरा देंगे, इसलिए वो बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे। मतलब आप देख रहे बहाना कि मैं इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा कि सरकार गिर जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो कल को किसी भी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर उसका इस्तीफा दिला देंगे, एक एक करके सारे विपक्ष की सरकारें गिरा देंगे। ये आपने पहले तो नहीं कहा था जब आप दूसरों को शुचिता का पाठ पढ़ाते थे। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, झारखंड में उनकी सरकार तो नहीं गिरी। आपकी सरकार क्यों गिर जाएगी? आपको अपनी पार्टी पर इतना भी भरोसा नहीं? अच्छा, इंटरव्यू लेने वाले ये सब पूछ भी नहीं रहे कि आपका आपके इस्तीफा देने से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार गिर जाएगी। तो हेमंत सोरेन तो इस्तीफा दे के जेल गए, उनकी सरकार झारखंड में क्यों नहीं गिरी? यानी आम आदमी पार्टी को लेकर अरविंद केजरीवाल के मन में कॉन्फिडेंस नहीं है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल सरकार गिराने का डर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि उनके जेल जाने के बाद भी उनकी पार्टी टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई है, और किसी नेता के जेल जाने से उसकी सरकार कैसे गिर जाएगी। हां, अगर कोई परिवारवाद वाली पार्टी हो या ऐसी पार्टी हो जिसमें एक ही नेता सर्वे सर्वा हो और किसी की ना चलती हो, तो उस पार्टी में दिक्कत थोड़ी बहुत हो सकती है। और शायद इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल इंटरव्यू में बता रहे हैं कि उनकी पार्टी 4 लोगों की नहीं बल्कि 400 नेताओं की है।
4 को गिरफ्तार करोगे तो 400 खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा ही है तो इस्तीफा दीजिए। आपके बाद कोई नहीं चला सकता क्या पार्टी को, सरकार को? उन 400 नेताओं में से ही किसी से सरकार चलवा दीजिए। कहते कुछ है, करते कुछ है, अज बज कर दिए। केजरीवाल भले ही जेल से सरकार चलाने को डिफेंड कर लें और यह दावा करे कि इससे उनका जनाधार बढ़ा ही है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। आज पीएम मोदी ने 7वें चरण के लिए पंजाब के लुधियाना में रैली की। रैली के दौरान पीएम मोदी ने केजरीवाल के जेल जाने का मुद्दा उठाया और साफ कह दिया कि जब कट्टर भ्रष्टाचारी वापस जेल जाएंगे तो क्या फिर से पंजाब की सरकार जेल से चलेगी? सुनिए एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको केजरीवाल का ऐसा बयान सुनाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे, शॉक्ड रह जाएंगे। दुर्भाग्य से आज भी पंजाब को रिमोट से चलाने की कोशिश हो रही है। दिल्ली के दरबारी पंजाब चला रहे हैं। पंजाब के सीएम वो अपने आप से एक फैसला नहीं ले सकते। इनके मालिक जेल गए, पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। पंजाब की सरकार ठप पड़ने लगी। यहां के मुख्यमंत्री सरकार चलाने के लिए, पंजाब की सरकार चलाने के लिए, नए ऑर्डर लेने के लिए उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ा। मालिक के सामने जाकर के उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ा, उनसे आदेश लेना पड़ा। आपको पता है 1 जून के बाद कट्टर भ्रष्टाचारी फिर जेल जाएंगे। क्या फिर पंजाब की सरकार जेल से चलेगी क्या? दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का शीश महल भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि जनता की नजरों में केजरीवाल की आम आदमी के सीएम वाली छवि छूटी है, टूटी है और इसका नुकसान भी उनको हो सकता है। शीश महल के खुलासे के बाद जनता यही पूछ रही है कि कभी तो केजरीवाल बंगला, गाड़ी नहीं लेने की बातें करते थे, लेकिन आज देखो शीश महल में रह रहे हैं। हालांकि इंटरव्यू में जब अरविंद केजरीवाल से इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि उनकी तरफ से कभी ऐसा दावा ही नहीं हुआ कि वो गाड़ी नहीं मांगेंगे या फिर घर नहीं लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया इंटरव्यू में कि उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि अगर घर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई सीएम बिना घर के कैसे रह सकता है भाई। अरविंद केजरीवाल आज अपने ही पुराने बयानों और वादों से मुकर गए कि बॉस मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा। 2013 में जनता का भरोसा जीतने के लिए बकायदा एफिडेविट दाखिल करके कहा था, ये देखिए एफिडेविट 2013 का एफिडेविट है, और उन्होंने इस एफिडेविट में कहा था कि सरकार बनने के बाद वो कभी लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, सामान्य घर में रहेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री घर कैसे नहीं? अरे घर लेने से कौन मना कर रहा है? कौन कह रहा है कि आप खुले में रहिए? लेकिन शीश महल और घर में फर्क होता है भाई। 4 लाख के कमोड लगे हुए घर और एक नॉर्मल घर में फर्क होता है भाई। 8 लाख के पर्दे लगे हुए शीश महल और एक नॉर्मल घर में फर्क होता है भाई। इस एफिडेविट को खुद उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने साल 2015 में ट्वीट किया था। जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति में जगह बनानी थी तो उन्होंने आम आदमी बनने का खेल किया, और जब सत्ता में आ गए तो अपनी ही बातों से पलट गए और बचाव में कह रहे हैं कि उनकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान सुनाता हूं जिसमें वो बंगला, गाड़ी नहीं लेने की बात खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। फिर बताऊंगा कि दिल्ली में वोटिंग से पहले क्या नया विवाद खड़ा हो गया। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं लेगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे वहां पे। अब तो ये केजरीवाल जी का ही बयान है ना भाई। अब क्या वो खुद ही अपने बयान को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं क्या वीडियो में? खैर, ये सब तो कर ही रहे हैं, वो सबको दिख रहा है। लेकिन दिल्ली में कल वोटिंग है, उससे ठीक पहले दिल्ली में बुर्के को लेकर बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी भी आमने सामने आ गए। दरअसल दिल्ली में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है जिस पर विवाद हो रहा है।
बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से मांग की कि वोटिंग के दिन बुर्के में आने वाले हर वोटर की जांच की जाए, उनकी क्रॉस चेकिंग की जाए। इसके लिए दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशंस पर पर्याप्त संख्या में महिला कर्मी लगाई जानी चाहिए। बुर्के और पर्दा नशी वोटर्स की आड़ में बोगस वोटिंग का खतरा बना रहता है, इसलिए इन वोटर्स का वेरिफिकेशन और इनके पहचान पत्रों की पूरी जांच जरूरी है। यह बीजेपी कह रही कि भैया जैसे बाकी वोटर्स का चेकिंग होता है वैसे ही आप बुर्का में आए, कोई पर्दा नशी आए, कोई आए, उसका बुर्का उठा के चेक कीजिए कि वही वोटर है या नहीं है। बात बुर्के की उठी तो सबसे पहले AIMIM कूद गई। पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आ गया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में बीजेपी पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। पर्दा नशी औरतों को लेकर चुनाव आयोग के साफ नियम है, चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में हो या मास्क में, बिना जांच के किसी को भी वोट नहीं देने दिया जाता है। तो फिर बीजेपी को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाया जाए। यानी दिल्ली की चुनावी लड़ाई पर सबकी नजर है। लेकिन कल छठे राउंड में और कहां वोटिंग है, जरा इसको भी समझिए। यह छठा राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग है। दिल्ली की 7 हो ही गई, हरियाणा की 10, बंगाल की 8, बिहार की 8, झारखंड की 4 और उड़ीसा की 6 सीटों के अलावा जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट इसमें शामिल। और इनमें हॉट सीट्स की बात करें तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में बीजेपी से मनोज तिवारी वर्सेस कांग्रेस के कन्हैया कुमार की कल लड़ाई है। नई दिल्ली में बीजेपी से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी, वर्सेस आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती की लड़ाई है। इसी तरह यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी से मेनका गांधी वर्सेस समाजवादी पार्टी से रामभुआल निषाद की लड़ाई। यूपी के आजमगढ़ में बीजेपी से दिनेश लाल निरहुआ और सपा से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में। हरियाणा के करनाल में बीजेपी से मनोहर लाल खट्टर और कांग्रेस से दिव्यांशु बुद्धि राजा आमने सामने होंगे कल। हरियाणा के गुड़गांव में बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस से राज बब्बर का चुनावी मुकाबला है। ओडिशा के पुरी में बीजेपी से संबित पात्रा और बीजेडी से अरूप पटनायक की लड़ाई है। बिहार के सिवान में जेडीयू से विजय लक्ष्मी देवी और बाहुबली शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। तो ये कुछ अहम सीटें हैं जिन पर कल वोट पड़ने हैं। छठे चरण में बंगाल की 8 सीटों पर भी वोटिंग है और इस चरण में टीएमसी का पलड़ा कमजोर रहा है और वोटिंग से पहले ममता बनर्जी एक नए विवाद में भी फंस गई। आज कोलकाता में बड़ी संख्या में साधु संतों ने प्रदर्शन कर दिया। ये संत ममता बनर्जी के एक संत पर दिए गए विवादित बयान से नाराज हैं। प्रदर्शन के दौरान साधु संतों ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। सभी साधु संत एक मंच पर एक बैनर के तहत इकट्ठा हुए और ममता बनर्जी की सरकार को हिला दिया। साधु संतों ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार में उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनके खिलाफ विवादित बयान दिए जा रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने भारत सेवाश्रम संघ से जुड़े एक संत कार्तिक महाराज पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया था, जिससे यह साधु संत नाराज हैं। कार्तिक महाराज तो ममता बनर्जी को लीगल नोटिस भेज चुके हैं, माफी मांगने के लिए कह रहे हैं लीगल नोटिस भेजकर। कार्तिक महाराज का कहना है कि अगर उन्होंने दंगा भड़काया है तो ममता बनर्जी उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रही है। भाई एक बार कोलकाता से यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज पीएम मोदी ने कंगना रनौत के समर्थन में कैसे वोट मांगा है। कोलकाता की सड़कों पर आज साधु संत उतरे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से संत जो है स्वाभिमान यात्रा यहाँ पर नाम दिया गया है। किसी एक संगठन के नाम पर या बैनर पर यहाँ पर कोई रैली नहीं है। ये रैली निकाली गई है जहाँ पर तमाम साधु संत एक साथ एकजुट हुए हैं और यहाँ पर जो नाम दिया गया इस रैली का, उसका नाम ये भी दिया गया है कि विराट संत स्वाभिमान यात्रा। इसका मकसद एक ही है कि यहाँ पर साधु संतों को लगता है कि राज्य में उनका स्वाभिमान बचाने के लिए आज ये रैली जरूरी है। लेकिन यहाँ पर नारे लगाते हुए जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आपको दिखा रहे न सिर्फ साधु संत लेकिन यहाँ पर सनातनी जो भक्त है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो तमाम साधु संतों के साथ उनके साथ खड़े रहने के लिए उनके समर्थन में हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे किस तरह से यहाँ पर साधु संत एक साथ एकजुट होकर जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हुए और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था उसके खिलाफ जो है यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।